हे माय क्यूटीज, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ के अंदर सब मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशर एफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे एंड ब्यूटीफुल कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही तो मुझे अच्छा फील होता है जब आप कमेंट करते हो तब। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वांगजी ने एक बार फिर से वीजिंग को अपने पास बुलाया एंड नाउ उसने वीजिंग को फोर्सफुली किस किया। एंड वीजिंग को वांगजी ने यह भी कहा कि वो उसे अपना स्लेव बनाना चाहता है, बट वीजिंग गुस्सा हो गया। वांगजी वीजिंग को देखता है एंड वांगजी दोबारा से जहाँ ना वो वीजिंग को देखने के बाद कहता है यहाँ पर आओ। वीजिंग वांगजी को देखता है एंड वो बिल्कुल भी वांगजी के पास जाना नहीं चाहता था, बट वीजिंग ये डिनाई भी नहीं कर सकता कि उसे वांगजी का किस वो बहुत पसंद आया था। पहली बार ऐसा उसके साथ हुआ था। वांगजी बोलता है मैंने कहा आशियन यहाँ पर आओ। एंड इसके बाद वीजिंग थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए वांगजी के पास चला जाता है। वांगजी दोबारा से वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे खींच लेता है और फिर से अपनी गोद में उसे बिठा लेता है एंड वीजिंग की वेस्ट को टाइट करके पकड़ता है। इसके बाद वांगजी वीजिंग के फेस को अपनी ओर टर्न करता है और उसके फेस को अपने फिंगर से टच करता है। वांगजी पता ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना पर्सनल स्लेव नहीं बनाऊंगा। मुझे लगता है कि इस चीज़ ने तुम्हें हर्ट कर दिया है, तो फिर मैं तुम्हें अपनी कॉन्सर्ट बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एम्प्रेस तो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि वो जियांग यानली बनेगी, बट मैं तुम्हें अपना कॉन्सर्ट बनाना चाहता हूँ। वीजिंग कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। वांगजी वीजिंग के अट्रैक्टिव फेस को एडमायर करने लगता है एंड वो वीजिंग के फेस को ध्यान से देखता है, जैसे वीजिंग का फेस और जियांग यानली का फेस एक दूसरे से सिमिलर है। एंड वीजिंग कितना परफेक्ट है, हर एक चीज़ कितनी ब्यूटीफुल है। वो बस वांगजी को देखता जा रहा था, आई मीन वीजिंग को देखता जा रहा था। वांगजी एकदम कितना ब्यूटीफुल है वीजिंग, एंड उसे वीजिंग में हर चीज़ पसंद आ रही थी। उसकी परफेक्ट गेस्चर, उसके चलने का स्टाइल, उसकी हंसने का स्टाइल, उसकी स्माइल, एवरीथिंग वांगजी को पसंद आ रहा था वीजिंग के अंदर। वांग ले इसके बाद एक डीप ब्रीथ लेता है एंड अगेन से वो वीजिंग के लिप्स को किस करना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग वांगजी के हाथों को पकड़ लेता है एंड बस चुपचाप रहता है। वांगजी वीजिंग को किस करता है, एकदम डीप किस करता है, एकदम वीजिंग को अंदर तक फील होता है वांगजी का किस, और वीजिंग की बॉडी कांप रही थी। वांगजी बस उसे किस कर रहा था एंड वांगजी अपने हाथों को वीजिंग के बालों में लेके जाता है एंड उसके बालों को टच करने लगता है एंड वांगजी बस किस को और भी डीप करता जा रहा था। वीजिंग किस का कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता एंड वो बस वांगजी को पुश भी नहीं करता, एक तरह से वो डिनाई नहीं कर रहा था, वांगजी को खुद को किस करने दे रहा था। एंड वांगजी वीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है, वीजिंग के लिप्स को सक करता है, बाइट करता है एंड बस उसे काफ़ी देर तक ऐसे ही टच करता रहता है। वांगजी पूरी तरह से वीजिंग को पैशनेटली किस कर रहा था। काफ़ी देर वीजिंग को ऐसे किस करने के बाद वांगजी वीजिंग से दूर होता है एंड वो वीजिंग के लिप्स को देखता है जो स्वैलन हो चुके थे और इतने टेम्पटिंग लग रहे थे कि वो बता नहीं सकता है। हम इसके बाद का सीन देखते हैं। वांगजी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग देखता है वांगजी की आंखों में, उसकी आंखों में एक पैशन था जो वीजिंग को साफ साफ दिख रहा था। बस वीजिंग एकदम शॉक हो गया था वांगजी को ऐसे देखकर। वीजिंग को दिख रहा था कि कितनी फायर है वांगजी के अंदर वीजिंग को लेकर के। वीजिंग साफ साफ देख सकता था वांगजी की ये पैशनेट डिज़ायर वाली आंखें। इसके बाद वीजिंग कहता है ठीक है, एक कंडीशन पर मैं आपको मेरे क्लोज आने दूंगा। वांगजी बोलता है वो क्या है। इसके बाद वीजिंग कहता है आप प्रिंसेस को फोर्स नहीं करेंगे अपने साथ किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए। आप उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ना ही उन्हें फोर्स करेंगे। आप उन्हें अपने दायरे में रहने देंगे, आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है ठीक है, और कुछ रह गया है मुझे बता दो, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। एंड इसके बाद वीजिंग वांगजी को देखता है और कहता है मैं आपको बाद में देखने के बाद बताऊंगा। वांगजी बोलता है ठीक है, एंड फिर से वीजिंग के लिप्स के साथ लिप्स को अटैच करता है एंड वीजिंग आंखें बंद कर लेता है। फर्स्ट टाइम उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो भी एक मैन के लिए। वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसका दिल उसके चेस्ट से निकल कर बाहर ही आ जाएगा। वांगजी एक मोमेंट पर स्टॉप करता है वीजिंग के लिप्स पर ही एंड उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच थे, बट वांगजी किस नहीं कर रहा था, बस उनके लिप्स जुड़े हुए थे एक दूसरे से। एंड वीजिंग जब देखता है कि वांगजी अपने लिप्स को मूव नहीं कर रहा है तब वो आइज़ ओपन करके वांगजी को देखता है। वांगजी उसे किस नहीं कर रहा था। इसके बाद वीजिंग अपने लिप्स को मूव करता है वांगजी के लिप्स पर
एंड नाउ वांग जी वीजिंग के बालों को टाइट करके पकड़ लेता है, उसे टच करने लगता है। एंड इसके बाद वीजिंग किसको ब्रेक करने ही नहीं देता वांग जी को। वीजिंग खुद से वांग जी को किस कर रहा था एंड डीपली पैशनेटली वीजिंग के चीक्स पूरे रेड हो चुके थे। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये किस बहुत मैसी था। वीजिंग पूरा मैसी हो चुका था एकदम, इतना सडक्टिव, इतना हॉट लग रहा था ना वांग जी को। वांग जी का मन कर रहा था अभी के अभी वीजिंग के साथ सब कुछ करे वो, बट फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं करता। कुछ देर किस करने के बाद वीजिंग वांग जी से दूर होता है एंड वीजिंग का फेस, चीक सब रेड हो चुके थे। वांग जी कल्प करता है वीजिंग की मैसिक कंडीशन देखने के बाद, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था वीजिंग को इस हालत में देखकर। और ये हालत उसकी वांग जी ने की है, ये तो उसे और भी अच्छा फील करवा रही थी। वांग जी बोलता है अब तुम जा सकते हो। वीजिंग वांग जी के लैब से उठ जाता है एंड वो वहाँ से आगे जाने लगता है, बट एक मोमेंट पर आकर वीजिंग रुक जाता है और एक बार पलट कर वांग जी को देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। वीजिंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वीजिंग जल्दी से वांग जी के प्लेस से बाहर आ जाता है एंड वो अपनी क्वार्टर की ओर जा रहा था, बिल्कुल एकदम जैसे कि मानो वीजिंग एकदम फ्रीज हो गया था। उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। वीजिंग के माइंड के अंदर अभी अभी वांग जी ने और वीजिंग ने जो किस किया था वही घूम रहा था, बस उसी चीज़ के बारे में वो सोचता जा रहा था। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं वीजिंग को आवाज़ आती है आशियन, क्योंकि सिजु यहाँ पर वी वोजियान का रियल नाम नहीं ले सकता था जो कि वीजिंग था, वो उसे आशियन ही बुलाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ सर्वेंट्स वगैरह काम कर रहे थे। वीजिंग जब अपना नाम सुनता है तब वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है एंड इसके बाद वो लैंस सिजुई को देखता है। लैंस सिजुई वीजिंग के पास आता और बोलता वीजिंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ क्या है। एंड वीजिंग को थोड़ा इंटरेस्ट तो था बट वो कुछ और सोच रहा था, शायद वांग जी के बारे में सोच रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जो लैंस सिजुई था वो कहता है तुम्हारी शिजी प्रेग्नेंट है, तुम अंकल बनने वाले हो। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग की आंखें सरप्राइज से बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो जल्दी से सिजुई को हक करता है, बोलती क्या सच में ये सच है। लैंस सिजुई को होता है हाँ बिल्कुल। एंड वीजिंग हक को ब्रेक करता है, उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल थी कि वीजिंग अभी बोल सकते एक्सप्लेन नहीं कर सकता था उसे। वीजिंग बम्बल करता है और बोलता है मुझे अपनी शिजी के लिए कुछ भेजना है। इसके बाद हम देखते हैं लैंस सिजुई तभी अचानक से कुछ नोटिस करता है वीजिंग के बालों में। एंड इसके बाद लैंस सिजुई कहता है क्या मेरे बड़े भाई ने तुम्हें ये दिया है। वीजिंग बोलता हाँ क्या। एंड इसके बाद लैंस सिजुई वीजिंग के मतलब बालों की ओर पॉइंट करता सर के ऊपर और उसकी पोनीटेल के अंदर वो बोलता है तुम्हारी पोनीटेल के अंदर एक हेयर पिन है। एंड वो उसे बाहर निकालता है, उसे देखने लगता है वो हेयर पिन जेड की थी एंड वीजिंग भी शॉकिंगली देख रहा था। वीजिंग रिमेंबर करता है वांग जी के और उसके वो किस को। वीजिंग को याद आता है वांग जी कुछ तो उसके बालों के साथ कर रहा था। लायन सिजोई कहता है मैंने एक बार ये है प्रिंट मैंने लायन सिजोई देखता है और उसके बाद वीजिंग को देखते हुए कहता है वो मुझे एक बार याद है मैंने ये पिन एक बार वांग जी गगा के हेयर में देखी थी, उन्हें क्वीन ने ये गिफ्ट की थी एंड ये तुम्हारे पास है, उन्होंने ये तुम्हें दी, इसका मतलब है तुम उनके लिए बहुत स्पेशल हो। क्या तुम्हारे और उनके बीच में कुछ चल रहा है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग नर्वस होता है और बोलता हाँ नहीं तो, क्योंकि वीजिंग को अब समझ नहीं आ रहा था वो कैसे लैंस सिजुई को वांग जी का किया हुआ वो किसे रिमेंबर करवाए, आई मीन कैसे उसे समझाए। तो वो सोचता है ये नहीं बताना ही सही होगा। इसके बाद वीजिंग कहता है वो उन्होंने मुझे अपने लिए फ्लूट प्ले करने के लिए कहा था, मैंने बस उनके लिए फ्लूट बजाई एंड रिटर्न में उन्होंने मुझे ये दे दिया। वो बोलता है ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में लगता है वो बहुत ही तुम्हारी और मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह से मेहरबान हो रहे हैं। उन्होंने तुम्हें पता है आज तक कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया है, अपने कॉन्क्यूबाइंस तक को नहीं दिया है उन्होंने, उनसे जो चीज़ बिलोंग करती है वो कभी किसी को नहीं देते हैं, अपने कॉन्क्यूबाइंस को तक नहीं देते हैं और उन्होंने तुम्हें दी तो इसका मतलब है तुम उनके लिए बहुत स्पेशल हो, वो कभी नहीं देते हैं किसी को गिफ्ट। एंड ये सुनने के बाद तो विजिंग की बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, उसकी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। मतलब विजिंग सोचता है वांग जी ने पहली बार उसे मतलब किसी को भी कोई चीज़ दी है एंड वो भी उससे बिलोंग करती हुई चीज़। एंड नाउ विजिंग सोचता है वांग जी मतलब पहला वो इंसान है वांग जी के लिए विजिंग जिसे वो इमोशनली अटैच होना चाहता है एंड फिजिकली भी उसके क्लोज आना चाहता है, उसके साथ रात बिताना चाहता है। विजिंग पहला वो इंसान है, मतलब वो सोच रहा है कि उसने जियांग ज्ञानली को टच करने से पहले तक परमिशन मांगी थी, मतलब उसके पास गया भी नहीं था बट उसने परमिशन मांगी। बट फीजिंग सोचता है उसके साथ ऐसा क्यों किया उसने, मतलब वो रोक भी नहीं पाया अपने आप को एंड देन डायरेक्टली किस कर दिया फोर्सफुली बिना परमिशन के, पूछा तक नहीं डायरेक्टली किस। एंड वहीं पे जियांग यानली के बारे में सोचता है, उसने पूछा जियांग यानली से, जियांग यानली ने मना किया तो कुछ नहीं कहा। एंड फीजिंग सोचता है उसके साथ इतना अलग क्यों। वीजिंग सोचता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वीजिंग अपने माइंड से इन सारी चीज़ों को निकालता है। इसके बाद हम देखते हैं लैन शुशे को,
जो कि अभी जेल के अंदर बंद था और उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, उसे हंटर से टॉर्चर किया गया था। एंड तभी एक पर्सन ब्लैक कपड़ों में उसी बोल सकते हैं कि जेल के अंदर एंटर करता है। एंड तुरंत ही वो पर्सन लैन सेजुई के सामने आता है और लैन सोशे को ग्रीट करता है। एंड इसके बाद वो पर्सन कहता है मास्टर। एंड इसके बाद लैन सोशे कहता है कि शान जाओ और वन रूहान को बताओ। एंड इसके बाद लैन जो सोशे था वो सब कुछ बता देता है उस ब्लैक वाल रोब वाले पर्सन को। एंड इसके बाद वो ब्लैक रोब वाला पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है, किशान के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं लैन बिंगई को, जो अभी चेयर से बंधा हुआ था एंड अभी भी वो स्टबन था, कुछ बताने को तैयार नहीं था। इसके बाद लैन बिंगई कहता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, जो मैंने किया उस पर मुझे अच्छे से पता है। इसके बाद वो कहता है लैन वांगजी ने मेरी मदर को मारने की कोशिश की, मेरी मदर को पूरी तरह से उन्होंने मार ही डाला था। एक तरह से मेरा भाई लैन सेजुई तुम पर ट्रस्ट करता है, तुमने उसे मैनिपुलेट किया है। हैंग वांगजन, मैं तुमसे अपने भाई को प्रोटेक्ट करूँगा। ये तो सही है कि मेरा भाई मेरे साथ है और वो मुझे सब कुछ बताता है। वो अपने मन में सोच रहा था ये सारी चीज़ें। अभी हम इवनिंग का टाइम देखते हैं। वांग जी को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो विजी के क्वार्टर जाए। वो अपने कुछ मीटिंग काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, क्योंकि उसे एक न्यूज़ मिली थी कि वैन सेक्ट वाले कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं गुस्सों के खिलाफ, शायद उन पर अटैक करना चाहते हैं। इसी चक्कर में वो सारी चीज़ें इसी में बिज़ी हो गया था। एंड वांग जी को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो विजिंग के पास जाए। एंड आधे एक घंटे के अंदर मतलब वांग जी को आना था विजिंग के पास, बट वो नहीं आया। एंड दूसरी ओर विजिंग भी वांग जी से मिलने के लिए नहीं आया, उसे मतलब म्यूज़िक वगैरह सुनाने के लिए। तो वांग जी सोचता है कोई बात नहीं। जब वांग जी थोड़ी देर वेट करता है विजिंग की, विजिंग नहीं आता, तब वांग जी अपने कामों में चला जाता आगे की चीज़ें करने के लिए। नाउ हम अभी देखते हैं दूसरी तरफ शाओ यू, जो कि लान सेचन की बहुत अच्छे से केयर कर रही थी। एंड सब कुछ अच्छे से जा रहा था, उनके पैर भी वो काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही थी। एंड लान सेचन को अब बिलीव हो रहा था कि हाँ वो चल सकते हैं, क्योंकि अब उनके टो वगैरह मूव करने लगे थे। लान सेचन शाओ यू से बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो गया था। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। एंड जो बोल सकते हैं लायन सिचन थे वो और शाओ यू एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। शाओ यू काफ़ी देर तक लायन सिचन के क्वार्टर में रुका करती थी, उनके साथ बातें किया करती थी। एंड वो अपना पूरा डे उसी के साथ स्पेंड किया करती थी, और रात को सोने का टाइम आता तब वो अपने क्वार्टर में ऐसे ही वापस चला जाया करती थी। नाउ ऐसे ही करके 4 दिन बीत जाते हैं और आशियन का कोई साइन नहीं था क्लाउड रेसेस में होने का वांग जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वांग जी ने मतलब हर जगह जब भी वो जाता कहीं ना कहीं तो इंसान दिख ही जाता है। बट वीजिंग वांग जी के पास भी नहीं आया जब से वांग जी ने उसे किस किया था। एंड वीजिंग ने पूरी तरह से बोल सकते हैं कि अपने आप को हाइड कर लिया था। एंड अभी वीइंग जियांग यानली की फॉर्म में ही रह रहा था, क्योंकि अब उसे जियांग यानली बन के इतना डर नहीं लग रहा था जितना वीजिंग बन के डर लग रहा था। क्योंकि वीजिंग सोच रहा था अगर वो वीजिंग बन गया तो वांग जी उसे जहाँ भी देखेगा वहीं पर शुरू हो जाएगा। तो वीजिंग को अभी अपनी खुद की फॉर्म से डर लग रहा था, अपने असली रूप में आने में, क्योंकि वीजिंग को डर था कि अगर वो आ गया ना तो पता नहीं वांग जी क्या करेगा अगर उसे दिख गया वीजिंग तो। एंड जियांग यानली को तो वो परमिशन लेगा, बट वीजिंग के साथ तो वो परमिशन भी नहीं लेता है। तो इसलिए वीजिंग बस सोच लेता है कि नहीं उसे नहीं आना है। अभी तो वीजिंग को इतना डर लग गया था कि वीजिंग को रातों को भी है ना जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता था वो, क्योंकि उसे वांग जी पे ट्रस्ट नहीं था। भाई कहीं से पर भी अगर देख गया ना वीजिंग उसे तो पता नहीं क्या करेगा वो। तो इसलिए वीजिंग तो रात को भी बेचारे डर कर मारे जियांग यानली बन के सोता था। एंड नाउ वांग जी को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वो वीजिंग के पास आए, बट वांग जी वेट करता है आशियन का कि उसके पास आए। बट 4 दिन हो गए वांग जी आया ही नहीं, आई मीन वीजिंग आया नहीं वांग जी के पास। तो वांग जी ना बहुत ही अजीब सा हो गया था। अभी वांग जी को जाना था वीजिंग के पास और पूछना था कि कहाँ पर है आशियन। वांग जी गुस्सा हो चुका था, वांग जी गुस्से में अपने क्वार्टर से बाहर निकल जाता है। एंड वो लायन सेजुई से मिलता है। सबसे पहले लायन सेजुई देखता है और बोलता है गगा आप इतने गुस्से में क्यों हो। इसके बाद गुस्से में वांग जी कहता है आशियन कहाँ पर है। एंड ये सुनने के बाद लायन सेजुई अपने फिंगर को क्रॉस करता है और बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है वो कहाँ पर गया है। ये सुनने के बाद लायन सेजुई कहता है शायद वो अपने क्वार्टर में होगा। इसके बाद वांग जी तुरंत ही चलने लगता है वीजिंग के क्वार्टर की ओर, क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा था। वीजिंग उसे कहीं पर नहीं दिख रहा था, वांग जी को बेचैनी हो रही थी। एंड वांग जी सीधा चला जाता है अभी वीजिंग के क्वार्टर के पास आता है।
वहाँ पर आने के बाद देखते हैं हम वांग जी जैसे ही अंदर आता है क्वार्टर में, वो देखता है पूरी तरह से वीजिंग तो वहाँ पर मैसी कंडीशन में बैठा हुआ था। एंड लैन से जुई ने भी इसलिए वांग जी को नहीं बताया वीजिंग के बारे में, क्योंकि वीजिंग ने उसे पहले ही कह दिया था कि कुछ दिन वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं आने वाला है। इसीलिए वो वांग जी अगर पूछे भी तो न बताए उसे। एंड वांग जी के जाने के बाद तो लायन से जो एक चैन की सांस लेता है। वहीं दूसरी ओर वांग जी जैसे ही क्वार्टर के अंदर आता है, वो वीजिंग को देखता है, आई मीन जियांग यानली को देखता है, जो कि कोर्टयार्ड के अंदर चेयर पर बैठी हुई थी एंड बुक को रीड कर रही थी, और उसी के साथ वो ग्रैप्स खा रही थी एंड साथ में ही लाउडली एकदम पागलों की तरह हंस रही थी। वांग जी मतलब स्टंट रह जाता है इसे वीजिंग को देखकर, जियांग यानली को ऐसे पागलों की तरह हंसते हुए देखकर, क्योंकि वीजिंग इस वक्त लड़की तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, एकदम गला फाड़ फाड़ के हंस रहा था वो। एंड जैसे ही वांग जी की आइज़ वीजिंग पे जाती है, वीजिंग जल्दी से अपने आप को ठीक करता है, अपने कपड़ों वगैरह को ठीक कर लेता है जो कि वो फैला के बैठा हुआ था। एंड इसके बाद खड़ा हो जाता है, वीजिंग अपने लिप्स को वाइप करता है एंड एक लड़की की तरह बिहेव करता है। इसके बाद वीजिंग बोलता है हैंग वांगजन गुड मॉर्निंग। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग। एंड वो फ्रस्ट्रेट था पूरी तरह से, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर बुलाता है, उसे फ्रस्ट्रेट हो रहा था वो कि वीजिंग कहाँ पर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग वांग जी को देखता है एंड उसके बाद कहता है आप इतने मॉर्निंग को यहाँ पर आ गए। इसके बाद वांग जी कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ आशन को देखने के लिए। कहाँ पर है वो? मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर्सनल है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग वांग जी को देखता है एंड चारों तरफ देखने के बाद वो कफ करता है। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था उसके बारे में, ये इंसान सच में पागल हो गया है। इसके बाद वीजिंग कहता है वो यहाँ पे नहीं है। वांग जी बोलता व्हाट, कहाँ पर है वो? एंड वांग जी बहुत ही टेंस हो जाता है, जैसे घबरा जाता है वो ये सुन कर ही कि वीजिंग यहाँ पे नहीं है। एंड इसके बाद वीजिंग वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है एंड इसके बाद वो कहता है एक्चुअली मैंने आई मीन उसने मुझे कहा था कि उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए विलेज में जाना है और उसका गाँव यहाँ से बहुत दूर है। वांग जी बोलता व्हाट, कहाँ पर रहता है वो? मुझे मतलब बताइए कहाँ पर रहता है वो, कहाँ चला गया वो अचानक से? एंड इसके बाद वीजिंग कहता मुझे उसके गांव का नाम नहीं पता, मैं भूल गया, मुझे याद तो था उसका गांव यहाँ से बहुत दूर है। वांग जी बोलता व्हाट, वो कब वापस आएगा? ये सुनने के बाद वीजिंग कहता मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, आई मीन कह नहीं सकती हूँ। शायद वो 2 महीने में आ जाए या 3 महीनों में, शायद वो कभी आए ही ना। उसने मुझसे कहा था कि उसे यहाँ पर रहना पसंद नहीं आ रहा है एंड वो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है। शायद उसे किसी ने बुली किया था। बेचारा पुअर इनोसेंट सोल यहाँ से चला गया तुरंत ही। उसने मुझसे कहा था कि अगर उसे पैसे कमाने के लिए विलेज में काम मिल गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, एंड अगर उसे काम नहीं मिला वहाँ पर तो वो वापस आ जाएगा। एंड वांग जी अपनी आंखें फ्रस्ट्रेशन के अंदर बंद कर लेता है एंड वीजिंग तो एंजॉय कर रहा था वांग जी को इसे फ्रस्ट्रेट होता हुआ देखकर। एंड वीजिंग अपने मन में ही हंसता है और बोलता है ओह सच में इसको ऐसे देख के मज़ा आ रहा है। वीजिंग अपने मन में ही सोचता है तुमने मेरा एडवांटेज उठाया था ना, अब मेरी बारी है तुम्हें परेशान करने की। एंड वीजिंग ये बोल कर ही एक डेविल स्माइल करता है ना। इसके बाद वीजिंग कहता है वैसे क्या हुआ है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है एक्चुअली वीजिंग मेरे लिए आशियन मेरे लिए फ्लूट प्ले करता है, इसलिए मैंने बस उसे प्ले करने के लिए कहा था, बट कुछ दिनों से वो मिसिंग था, शायद 4 दिन हो गए। वीजिंग वांग जी के पास आता है, वांग जी के फेस को देखता है और उसके बाद कहता है तुम उसे मिस कर रहे हो? वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वीजिंग बोलता है तुम उसके लिए इतने चिंतित क्यों हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम किसी और म्यूजिशियन को बोल सकते हो तुम्हारे लिए म्यूज़िक प्ले करने के लिए, आशियन ही क्यों? एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी की जैसे सांसें मानो उसके लंग्स में अटक जाती है। उसका चेहरा एकदम रेड रेड हो गया था एंड वो कोई रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद वांग जी बोलता है वो एक्चुअली वो एंड उसे हेजिटेशन फील हो रहा था, उसे नहीं समझ आ रहा था वो वीजिंग को क्या बताए, आई मीन यानली को क्या बताए वो वीजिंग के बारे में। इसके बाद वीजिंग अपने मन में सोचता है ओह मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, देखो ये कितना रेड हो गया है, बस मज़ा आ रहा है इसे ऐसे रेड होता हुआ देख कर। इसके बाद वीजिंग कहता है शायद मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगा, शायद वो वापस आए भी ना, और मुझे उसके विलेज का नाम भी नहीं पता है। तुम्हें उसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ पर भी होगा हैप्पी होगा, अपने दोस्तों के साथ खुश होगा। एंड शायद आई होप कि वो एक वुमेन से शादी कर ले और अपने ही घर में आई मीन अपने विलेज में एक प्यारे से घर में रहे अपनी फैमिली के साथ। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी की ग्रिप टाइट हो जाती है अपने ही हाथों पर। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है वीजिंग को किसी वुमेन के साथ, उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी बोलता है उसे वापस आना होगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है आपको इतना श्योरिटी क्यों है? वेट ए मिनट, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? आपको तो मेरे बारे में पूछना चाहिए, मुझे यहाँ पर अच्छे से फील हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे लिए कोई कमी चीज़ तो नहीं है यहाँ पे। आप उसको छोड़ के आई मीन मुझे छोड़ के उसके बारे में पूछ रहे हो, ऐसा क्यों? एंड वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वीजिंग तो इन्जॉय कर रहा था। एंड वांग जी चेयर पर बैठ जाता है। इसके बाद वीजिंग कहता है हैंग वांगचुन,
आप बहुत ही टेंस लग रहे हो, मैं आपके लिए टी प्रिपेयर करके लेके आती हूँ, ठीक है। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही किचन में चला जाता है क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था वांग जी को ऐसे देखकर। वो तो टीज़ करके एकदम सुकून पा रहा था। इतने टाइम से वांग जी ने परेशान किया था वीजिंग को, नाउ अब वीजिंग की बारी थी उसे परेशान करने की। वीजिंग किचन में आने के बाद टी प्रिपेयर करने लगता है। उसके चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जो गायब ही नहीं हो रही थी। एंड पता नहीं वो क्यों स्माइल कर रहा था, वो भी नहीं जानता। शायद इसलिए कि वांग जी वीजिंग को चाहता है, न कि जियांग यानली को। वो इस तरह नहीं चाहता, हाँ मतलब पसंद करता है, बट इतना नहीं जितना वो वीजिंग को पसंद करता है। वीजिंग को ये चीज़ अंदर से खुशी दे रही थी, सुकून दे रही थी। एंड इसके बाद वीजिंग चाय प्रिपेयर करके लेके आता है एंड वो ट्रे में रख देता है कोर्टयार्ड के अंदर जो टेबल थी वहाँ पर। एंड वांग जी को टी सर्व करता है। वांग जी चाय का एक सिप लेता है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं वांग जी कुछ देर वहीं पे रहता है। चाय वगैरह पीने के बाद वांग जी वापस अपने इंपीरियल पैलेस वर्क के लिए चला जाता है। नाउ वीजिंग वांग जी के जाने के बाद एक चैन की सांस लेता है। नाउ अब उसे वांग जी के पैलेस में भी नहीं जाना था, तो अब वो एकदम शांत था क्योंकि अब उसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वीजिंग शांत था। चलो कुछ दिनों के लिए ये मुसीबत तो टल गई, तो वीजिंग तो खुश था। नाउ अभी हम देखते हैं क्लाउड रिसर्च का सीन। ऐसे ही करके कुछ दिन हो जाते हैं, यानी कि 15 से 20 दिन ऐसा कुछ टाइम हो जाता है। वांग जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है आशियन को लेके। एंड वांग जी भी कुछ इन दिनों ज़्यादा ही बिजी था अपने इम्पीरियल कामों में, जिस वजह से वो वीजिंग को मिलने के लिए नहीं जा पाता। एंड वीजिंग भी बोल सकते हैं उसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था शायद। एंड इसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम के अंदर वांग जी बस बोलते थे हफ्ते में एक ही बार जा रहा था। वांग जी के नए आने की वजह से वीजिंग भी पीसफुली था। और इन दिनों तो नहीं तो वांग लिंग जाओ वीजिंग को परेशान करने के लिए आई और ना ही वांग जी की वो कॉन्क्यूबेंस आई, क्योंकि वांग जी ने अब वहाँ पे आना कम कर दिया था, इसलिए उन्हें लगा कि वांग जी उसमें इंटरेस्ट हो चुका है। एंड नाउ ऐसे ही करके एक दिन देखते हैं नून का टाइम हो चुका था। वीजिंग वांग जी से मिलने के लिए वांग जी के इंपीरियल पैलेस आता है। वांग जी को वो ढूंढ रहा था, तभी वो वांग जी को देखता है जो कि कुछ मिनिस्टर के साथ बातें कर रहा था। वीजिंग कुछ देर वहाँ पर वेट करता है। जैसे ही वांग जी वीजिंग को नोटिस करता है वो जल्दी से अपनी बातें ख़त्म करता है और वो वीजिंग के पास आता है। वांग जी बोलता है यानली तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हो, तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ हैंग वांगजन, मुझे आपको कुछ दिखवाना है, मुझे आपसे एक सरप्राइज़ है जो शेयर करना है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है व्हाट सरप्राइज़, क्या बात है, क्या तुम मुझे मारने के लिए कोई नई ट्रिक प्लान कर रही हो? एंड वांग जी जॉक करते हुए बोलता है। इसके बाद वीजिंग कहता है नो, तुम्हें मारना बहुत आसान है, बट फ़िलहाल के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं, बट फ़िलहाल के लिए एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, मेरे साथ चलो। वीजिंग बहुत ही खुश होकर बोलता है ये सारी चीज़ें। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग के फेस की इनोसेंट स्माइल को देखता है एंड वो हाँ बोल देता है, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता कि इस प्यारे से इनोसेंट फेस के ऊपर जो स्माइल आ रही है वो कैसे भी करके जाए यहाँ से। इसके बाद वीजिंग सीधा वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो उसे मेन डोर की ओर लेकर चला जाता है। वांग लिंग जाओ एंड वांग जी की अदर कॉन्क्यूबाइन ये सारी चीज़ें देखती है। एंड इसके बाद जो वांग जी की एक कॉन्क्यूबाइन थी वो कहती है जियांग यानली ने दोबारा से महाराज पर फिर से अपने ट्रिक आजमाना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वही मतलब वहाँ पर खड़ी हुई थी लाइन लिंग जाओ बोलती है ये बिच कितनी ज़्यादा क्लेवर है, बट मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना होगा जिसकी वजह से ये यहाँ से रफा दफ़ा हो जाए। एंड वो गुस्से में थी। तभी लान करन बोलता है लिंग जाओ क्या कहा तुमने? एंड ये सुनने के बाद तो वो घबराते हुए पीछे टर्न करती है तो उसके फादर लान करन पीछे खड़े हुए थे। इसके बाद लान करन कहते हैं अभी तुमने क्या कहा? एंड वो अपने फादर को देख के थोड़ी सी घबरा जाती है। वो बोलती फादर मैं बस। इसके बाद लान करन कहता है देखो कोई गलती मत करना एंड मेरे नेफ्यू को गुस्सा आए बिल्कुल ऐसा कुछ मत कर देना, क्योंकि वो यानली को लेकर कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुमने यानली को हर्ट किया तो उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ऐसी पनिशमेंट जिससे मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। तो जो करना सोच समझ के करना, समझ आया ना तुम्हें? एंड हमेशा ही तुम अपना बचाव करोगी, कोई फालतू की ऐसी चीज़ें मत करना जिसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओ। इसके बाद वांग लिंग जाओ कहती है फादर मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ उसको लेकर के, मैं तो बस सर्वेंट पे चिल्ला रही थी और कुछ भी नहीं है, मैं तो उसके बारे में बात कर रही थी। इसके बाद लान किरण कहता है बी केयरफुल एंड मेरी नज़र हमेशा तुम पर बनी हुई है। एंड इसके बाद तो लान किरण वहाँ से चला जाता है एंड वांग लिंग जाओ तो पैर पटकती रह जाती है। इसके बाद देखते हैं वीजिंग सीधा वांग जी को लेकर के लायन स्टेशन के पैलेस के बाहर आता है। वांग जी कंफ्यूज था, वीजिंग बोलता चलो अंदर। एंड इसके बाद वीजिंग और वांग जी जो है ना वो पैलेस के अंदर एंटर करते हैं। दोनों ही हॉल से गुजर रहे थे एंड उन्हें वॉइस आती है किसी की बात करने की। एंड वो स्लोली चलने लगते हैं रूम की ओर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ लायन स्टेशन का पैलेस है तो वो ऐसे ही तो नहीं आ सकते ना।
जैसे ही वो थोड़ा पास आते हैं, वो लोग देखते हैं रूम के अंदर लैन सेजन बेड पर लेटे हुए थे। शाओ यू उनके पैरों की मसाज कर रही थी एंड वो लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से नाइट के बारे में। एंड ये देखने के बाद वीजिंग कफ करता है। शाओ यू डोर की ओर देखती है एंड इसके बाद वीजिंग कहता है क्या हम अंदर आ सकते हैं? शाओ यू बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वांग जी अंदर आता है, वीजिंग भी अंदर आता है। लैन सेजन स्माइल करते हैं अपने छोटे भाई को देखकर एंड वीजिंग भी बोल सकते हैं ग्रीट करता है। वांग जी भी अपने भाई को ग्रीट करता है। इसके बाद वांग जी बोलता है ब्रदर आप ठीक तो है ना, आपकी हेल्थ वगैरह सब ठीक है, सब कुछ ठीक तो है ना? वो अपने भाई के पास आता है क्योंकि वो डर गया था, अचानक से वीजिंग ध्यान ले आया। लैन सेजन बोलते हैं हाँ लैन जैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसकी बात कहता है लैन जैन। एंड जैसे ही वांग जी वीजिंग के माउथ से लैन जैन सुनता है, वांग जी के कान एकदम रेड हो जाते हैं क्योंकि ये वांग जी का बर्थ नेम था जो उसके सिर्फ पिता और उसका एल्डर भाई ही उसे बुलाया करता है। चाइल्डहुड में उसे सब कुछ मतलब सब लोग लैन वांग जी लैन जैन ही बुलाया करते थे, बट जब से वो क्राउन प्रिंस बन गया तब से उसे हैंग वांगजुन बुलाया जाने लगा। कोई उसे बोल सकते हैं उसके नाम से नहीं बुलाता है, बर्थ नेम से लैन सेजन से। उसका भाई ही कभी कभी उसे बुला देता है और कभी कभी उसके पेरेंट्स। लैन सेजन कहते हैं हाँ ये उसका बर्थ नेम है। वीजिंग अपने हर्ट को टर्न करता है एंड हाँ में सिर हिलाता है। शाओ यू वांग जी के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एम्परर था। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग कहता है हैंग वांगजुन देखिए एंड ये आपके लिए सरप्राइज़ है। इसके बाद लैन सेजन स्माइल करते हैं और वो अपने पैरों को मूव करते हैं, टो को, फिंगर्स को। एंड वांग जी तो बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है क्योंकि मिरेकल था। ऐसा ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल था कि वांग जी अपने भाई को मूव करता हुआ देखे। वांग जी सरप्राइज होकर बोलता है कक्का, एंड वो जल्दी से उनके पास आता है, उनके हाथ को पकड़ लेता है। लैन सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी मैं अपने पैरों को मूव कर सकता हूँ, मेरे पैरों में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है एंड मुझे अब काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा है। सच में शाओ यू ने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया है, उसके पास ग्रेट नॉलेज है। एंड ये सुनने के बाद शाओ यू कहती है प्रिंस ये आपकी वजह से भी हुआ है क्योंकि अगर आप साथ नहीं देते तो फिर ऐसा कभी नहीं होता, आपने भी बहुत मेहनत की है। एंड नाउ अब वांग जी समझ चुका था कि शाओ यू उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है एंड सच में वो बहुत ही अच्छे से लैन सेजन को ट्रीट करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रही है। एंड इसके बाद वांग जी भी उसकी स्किल से काफ़ी इम्प्रेस होता है। नाउ लैन सेजन वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं सब ठीक तो है ना? इसके बाद वीजिंग कहता है आपको ये पसंद आया? वांग जी बोलता हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप ठीक हो रहे हैं और मैं जल्द ही आपको गगर चलते हुए देख पाऊँगा। लैन सेजन स्माइल करते हैं। वांग जी इसके बाद बिना सोचे समझे एकदम से कह देता है गगा अगर आप बिल्कुल ठीक हो गए ना तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका जो होने वाला बेटा होगा वो क्राउन प्रिंस बनेगा, यहाँ का किंग बनेगा। एंड वांग जी डायरेक्टली बोल देता है, एक सेकंड भी नहीं लगाता सोचने के लिए। लैन सेजन को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, वो बोलते वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं कोई एम्परर नहीं हूँ, तुम्हारे बच्चे एम्परर बनेंगे एंड ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे वो जाके फ्यूचर में किंग बनेंगे, ये नहीं हो सकता। वीजिंग भी सरप्राइज होता है वांग जी के शब्दों को सुनने के बाद क्योंकि उसे लगा था वांग जी हर्टलेस है, बट उसे नहीं लगा था कि वांग जी का दिल इतना बड़ा होगा कि वो अपने बच्चों को छोड़कर अपने भाई के बच्चों को किंग बनाएगा। मतलब कैसे? वीजिंग को लगा वांग जी सिर्फ हर्टलेस है, बट आज उसने देखा कि वांग जी कितना बड़ा दिल रखता है। वांग जी बोलता हाँ भाई ये बिल्कुल सच है, मैं आपके ही बेटे को यहाँ का नेक्स्ट किंग बनाना चाहता हूँ। ये सुन के लैन सेजन बोलते वांग जी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्या हुआ अगर मैं कभी चल ही नहीं पाया तो? एंड वो टेंस हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी कहता है गगा बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हो और देखना आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे, आप एक ब्यूटीफुल सी गर्ल से शादी करोगे और जल्दी आपका एक बेटा भी होगा जिससे मैं क्राउन प्रिंस बनाऊँगा। मेरे बड़े भाई आप हैं, आपको ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी पास, आप मुझसे ज़्यादा कैपेबल हैं, आपको क्राउन प्रिंस बनना चाहिए था, यहाँ का एम्परर होना चाहिए था, बट मुझे पता है आप नहीं बन पाई सिर्फ इस चीज़ की वजह से, आपके पैर मूव नहीं करते। बट मुझे पता है गगा आप मुझसे ज़्यादा स्किल्ड हैं, आप एक अच्छे एम्परर बन सकते हैं एंड आपके अंदर बहुत अच्छे स्किल्स हैं एंड आपको बस चांस नहीं मिला कभी उन स्किल्स को दिखाने का, और मुझे पता है आपका बेटा भी उतना ही स्किल्ड होगा जितने कि आप हैं, तो मैं खुद क्राउन प्रिंस उसे डिक्लेयर करूँगा। एंड इसके बाद लैन सेजन कहते हैं वांग जी ठीक है, एक कंडीशन में ही मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, अगर मैं कभी अच्छे से चल पाया तो ही मैं करूँगा वरना तुम नहीं करोगे ये। वांग जी भी अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड लैन सेजन स्माइल करते हैं। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड वीजिंग भी अब देखता है। वीजिंग अपना हाथ शाओ यू के शोल्डर पर रखता है और उसकी बात कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद शाओ यू बोलती है थैंक यू सो मच प्रिंसेस। एंड नाउ इसके बाद वांग जी 1 घंटे तक अपने भाई के साथ रहता है, उनके साथ बातें करता है एंड इसके बाद वांग जी कहता है यान ली एंड फिर वो बाहर आ जाता है वहाँ पैलेस से।
वी जिंग टर्न करके देखता है वांग जी को और कहता है हाँ बोलिए। वांग जी कहता है तुम्हें आशन की कोई इन्फॉर्मेशन मिली? एंड ये सुन के तो वी जिंग अपना सर पकड़ लेता है, भाई ये इंसान फिर से शुरू हो गया। वी जिंग कहता नहीं। वांग जी चुप हो जाता है। इसके बाद वी जिंग कहता है क्या हुआ है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वांग जी पता नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। एंड इसके बाद वी जिंग के फेस पर तो एक बहुत ही डेविल वाली स्माइल आती है एंड वो हंसते हुए वहाँ से अपने मतलब क्वार्टर की ओर चला जाता है ना। वांग जी बोलता है मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे तुम और आशन एक जैसी हो। तुम में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि सेम मुझे और फील होता है। तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुई भी नहीं हो, तुम सिबलिंग्स भी नहीं हो, बट क्यों मुझे ऐसा फील होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आशियन में यानली को ढूंढता हूँ और यानली में आशियन को ढूंढता हूँ। तुम दोनों डिफरेंट हो, यहाँ तक कि जेंडर भी डिफरेंट है, वो मेल है तुम फीमेल हो, बट क्या है ऐसा, क्यों मुझे तुम लोग सेम लगते हो। वांग जी फिर अपने पैलेस आ जाता है और अगेन से वो अपने इम्पीरियल कामों में बिजी हो जाता है, उसे फिर से टाइम नहीं मिलता एंड वांग जी बिजी हो चुका था। तभी एक पर्सन आता है और बोलता है हैंग वांगचुन मेरे लिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। वांग जी अपना काम छोड़ देता है एंड नाउ फिर इसके बाद वो मीटिंग हॉल में जाता है एंड देखता है तो वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था जो कि लैंड वांग जी का स्पाई था। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओ यंग डिज़ाइन को जो कि वांग जी को देखता है और बोलता है हैंग वांगचुन, और वो वांग जी को देखकर उसे बो करता है। एंड नाउ इसके बाद वो कहता है आपके साथ अभी जो लेडी थी बात कर रही थी वो कौन है? वांग जी सरप्राइज होकर देखता है ओ यंग डिज़ाइन को और बोलता है कौन? अभी जो मेरे साथ बात कर रही थी तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जिसने ब्लू रॉयल हानफू पहना हुआ था और रेड कलर की जेड हेयर पेन थी। इसके बाद ओ यंग डिज़ाइन कहता हाँ बिल्कुल। वांग जी कहता है वो मेरी 11वीं कॉन्क्यूबाइन है एंड फ्यूचर की होने वाली एम्प्रेस भी है, वो है लैन यानली। एंड ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं ओ यंग डिज़ाइन था वो कहता है हैंग वांगचुन ऐसा नहीं हो सकता है, क्या उसकी कोई जुड़वा बहन है? ये सुनने के बाद वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, वो यूनिमिंग सेक्ट की प्रिंसेस है जियांग यानली एंड उसका बस एक भाई है जियांग चैंग, बायोलॉजिकल है, उसके अलावा उसकी कोई नहीं है। इसके बाद ओ यंग डिज़ाइन कहता है एम्परर जिन ने अभी एक लेडी से शादी की है जो कि बिल्कुल आपकी 11th कॉन्क्यूबाइन जैसी दिखती है, उसका नाम है जिन शू और वो इस टाइम प्रेग्नेंट है एंड वो आपकी बिल्कुल 11th कॉन्क्यूबाइन जैसी है। मुझे याद है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता योर हाइनेस, ये कोइंसिडेंस हो सकता है शायद। वांग जी अपने एजेंट पे ट्रस्ट करता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है और वांग जी के एजेंट के पास झूठ बोलने की कोई मतलब वजह भी नहीं है। वांग जी बोलता है उसकी शादी कब हुई? जिन जुशियन से। एंड ये सुनने के बाद यंग डिज़ाइन कहता है कुछ टाइम हो गया है एंड अब इस दिनों वो प्रेग्नेंट है, बट उसके बारे में एक मिस्ट्री है, कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ से आई है। एम्परर जिन ने सिर्फ ये बताया है सभी को कि वो एक छोटे से क्लैन से बिलोंग करती है, उसके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कुछ जैसे पता ही नहीं है किसी को भी। एंड इसके बाद वांग जी कहता है शायद वो हो सकता है बस यानली जैसे दिखती हो। इसके बाद वो यंग डिज़ाइन उस फेस को याद करता है जो कि बिल्कुल यानली जैसा था, फेस डिफरेंस कुछ अलग नहीं था, हाइट सब कुछ एक जैसा था, तो वो भूल नहीं सकता है, बस याद कर रहा था वो एंड वो चुप हो चुका था। इसके कुछ टाइम बाद देखते हैं हम वो यंग डिज़ाइनर वांग जी ऐसे खड़े हुए थे, तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी बोलता है अंदर आओ एंड एक पर्सन अंदर आता है एंड वो आकर वांग जी को ग्रीट करता है। इसके बाद कहता है हैंग वांगचुन वैन रूहान अपनी आर्मी को बिल्ड कर रहा है, वो अदर लोगों से मिल रहा है जो भी उनके साथ अलाइंस है, शायद वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं एंड कुछ दिनों से बहुत ही बड़ी आर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है एंड वो लोग लार्ज अमाउंट में वेपन को भी इकट्ठा कर रहे हैं। ये भी वांग जी का एक अलग से स्पाई था। एंड नाउ इसके बाद वांग जी कहता है वो लोग अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं हम पर। नाउ अभी ये एक सीरियस कंडीशन हो चुकी है कि शांग किंगडम लैंड सेक्ट पे अटैक करना चाहता है एंड इसके बाद अभी की अभी जाओ और जू यांग को मिलने के लिए बुलाओ मीटिंग रूम के अंदर। एंड वांग जी जो है ना वो सबको बोल देता है। इसके बाद वांग जी वहाँ